Hello friends, so today's lecture is about land reforms and its challenges. सो फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बेसिक लैंड रिफॉर्म्स कौन कौन से इंडिया में हुए थे उनके बैकग्राउंड और कैसे कैसे लैंड रिफॉर्म्स इंडिया में हुए और वो फेल क्यों हुए इसके बारे में बता दिया था। अब हम बताएंगे कि लैंड रिफॉर्म्स के लिए जो गवर्नमेंट जो वर्कआउट कर रही है उसमें चैलेंजेस क्या क्या है। तो सबसे पहले तो हम लोग इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि हमारे यहाँ का जो लैंड यूज पैटर्न है वो क्या है, उसका करंट सिनेरियो क्या है। ओके, लैंड जो है उसमें मेनली जो लैंड की बात करेंगे वो हम लोग एग्रीकल्चरल लैंड की बात करेंगे। अर्बन जो लैंड स्केप है उसका चैप्टर उसका टॉपिक अलग से हम लोग मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। फिर हम लोग करेंगे लो प्रोडक्टिविटी एंड हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की करेंगे। मैं ये एग्रीकल्चर लैंड पे फोकस इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि अपने एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर जो पॉलिसीज बनती हैं वही सबसे ज़्यादा लैंड वेस्ट पॉलिसी को कंट्रोल करती हैं। ग्राउंड वाटर डिप्लीशन की बात करेंगे, हम लोग स्प्रिंग सेट मिशन के बारे में बात करेंगे, लैंड सॉइल डिग्रेडेशन और मिशन पीएम परिणाम के बारे में बात करेंगे। अच्छा, ये जितने भी मैं मिशन इसमें बता रहा हूँ ये सारे के सारे जो मिशन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर डायरेक्ट जो 8 नंबर या 5 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं मेंस में वो डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं इंडिविजुअली। ठीक है, तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप इस वीडियो से भी पढ़ लें और प्लस इसके लिए अलग से एक नोट्स भी बना लें। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं अलग से वीडियो भी बना दूंगा। ठीक है, फिर मैं इस टॉपिक में बात करूंगा लैंड फॉर्म साइज, होल्डिंग के साइज के बारे में, क्या क्रॉप इंटेंसिटी का अपने यहाँ की क्रॉप इंटेंसिटी कितनी है, इरिगेशन इंटेंसिटी कितनी है और उसके कारण हम लोगों की लैंड यूज पॉलिसी में या फिर हम लोगों का लैंड रिफॉर्म्स पॉलिसीज में क्या क्या आगे हम लोग देख सकते हैं, क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे लैंड फॉर्म इनिशिएटिव्स की, उसमें डीजी एग्रीकल्चर की बात करेंगे या डिजिटल जितने भी रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ला रही है उसके बारे में बात करेंगे, रीजनरेटिव एग्रीकल्चर के बारे में बात करेंगे, वो मिशन पीएम परिणाम का एक पार्ट है। अच्छा, इस चैप्टर में मैंने इकोनॉमिक सर्वे चैप्टर 9 में एग्रीकल्चर का जो पार्ट है, मतलब जो चैप्टर 9 है वो करीब 30 पेज का मान लो, उसमें करीब 20 पेज एग्रीकल्चर के बारे में होते हैं, बाकी 10 पेज जो होते हैं वो एलिड सेक्टर के बारे में होंगे, जैसे फिशरी हुआ, लाइव स्टॉक हुआ, इन सब के बारे में बात होती है। तो एग्रीकल्चर पार्ट जो है वो मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम लोग लैंड रिफॉर्म्स एक्ट की भी मैंने भी बात की है। कुछ जो महाराष्ट्र, केरल और वेस्ट बंगाल के लैंड रिफॉर्म्स हैं। ठीक है, क्योंकि ये स्टेट सब्जेक्ट है तो आपको इम्पोर्टेंट लैंड रिफॉर्म्स जो अलग अलग स्टेट्स के हैं वो भी पता होने चाहिए। ठीक है, लेकिन ये इतना ज़्यादा कंटेंट जो मैं आपको दे रहा हूँ चैलेंजेस से रिलेटेड, वो आपको फ़ायदा तभी करेगा जब आप, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, जब आप ये 2 चैप्टर पढ़ लेंगे। ये बेसिक है, जब आप इस बेसिक को पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि क्यों इस तरह की पॉलिसी डेवलप हुई। जब आप ये बेसिक पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ, कराची जो आपका हुआ था कांग्रेस का सेशन, उसमें लैंड लैंड रिफॉर्म्स के बारे में क्या बात की गई थी। आपको पता चलेगा कि क्यों नई तालीम जो बनी थी। ठीक है, नई तालीम के बारे में आपको पता चलेगा, नई तालीम में किस तरह एग्रीकल्चर लैंड के बारे में बताया गया था। नई तालीम किसने बनाई थी? विनोबा भावे ने। विनोबा भावे ने। तो ये सब चीज़ें आपको जो पता चलेंगी वो तभी पता चलेंगी जब आप ये 2 चैप्टर अच्छे से पढ़ोगे और फिर आप उसको कनेक्ट कर पाओगे। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो करंट यूज पैटर्न इंडिया में क्या है, तो ऑल इंडिया लेवल पे अगर हम लोग देखें तो क्रॉप्ड एरिया जो है वो 1950-51 में, मतलब आपके स्वतंत्रता के टाइम कितना था, 132 मिलियन हेक्टेयर था, जो अब इंक्रीज होकर 219 मिलियन हेक्टेयर हो गया है। ठीक है, इस समय जो नेट क्रॉप एरिया है वो अराउंड 140 हेक्टेयर है। ठीक है, हम लोगों की जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है वो करीब 1.55 हो गई है, तो अगर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो करीब 219 हेक्टेयर आ जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि टोटल जोग्राफिकल लैंड का 54.8% जो एरिया है वो क्या है आपका एग्रीकल्चर लैंड के में है। और इसमें हम लोग लेकिन एक चीज़ भूल जाते हैं कि इस 54.8% एरिया मीन्स अगर हम 306 का 54 निकालें तो करीब 160 मिलियन हेक्टेयर एरिया ये क्या है, एग्रीकल्चर लैंड है। लेकिन इसमें आप आपका 20 to 25% लैंड वो है जो आपका क्या है, कल्चरलेबल वेस्ट लैंड, मतलब उस पर आप एग्रीकल्चर कर सकते हो लेकिन वो उस पर एग्रीकल्चर नहीं हो रहा है, फैलो लैंड है या करंट फैलो लैंड है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो 20 to 25 मिलियन हेक्टेयर है इसका डाइवर्जन कहाँ किया जाए, इसका डाइवर्जन एग्रीकल्चर में किया जाए, इसका डाइवर्जन आपका एथनॉल बनाने वाली बायो फर्टिलाइजर बनाने में यूज़ किया जाए, या फिर उसको इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए यूज़ कर लिया जाए, या फिर उसको अर्बन लैंड प्लानिंग के लिए यूज़ किया जाए। तो लैंड यूज़ पॉलिसी या लैंड रिफॉर्म्स जो भी टारगेट हो रहे हैं
वो टारगेट इस तरह से हो रहे हैं कि ये जो लिमिटेड एरिया है, आप क्रॉपिंग इंटेंसिटी बढ़ा दोगे, आप प्रोडक्टिविटी बढ़ा दोगे, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। लेकिन जो आपके पास वो स्पेयर में जो एरिया भी बचा है 20-25 मिलियन हेक्टेयर, और लैंड डिग्रेड होता भी जा रहा है, कुछ करंट फैलो भी होते हैं, वो भी इसमें इंक्लूड होते जा रहे हैं, और कुछ जो है रिप्लेनिश हो जा रहे हैं, लेकिन उसकी रेट कम है। लेकिन आपके पास मोर और लेस इंडिया के पास जो प्ले करने के लिए जो मिलियन हेक्टेयर एरिया है वो इतना ही है। इसी में वो फॉरेस्ट भी इंक्लूड करेंगे, इसी में वो एग्रीकल्चर लैंड को भी बढ़ाएंगे, इसी में वो इंडस्ट्रियल लैंड को भी बढ़ाएंगे, इसमें ही वो आपके बायो फर्टिलाइजर को बढ़ाएंगे, इसमें ही आपके सोलर पैनल लगाएंगे। तो आप देख रहे हो कितने कम मार्जिन है हम लोगों के पास। तो हम लोगों का जो मोर फोकस हो जाता है वो ये हो जाता है कि इस लैंड पे तो जो करना है वो करेंगे, जो ऑलरेडी हम लोग जहाँ पे भी एग्रीकल्चर कर रहे हैं उसकी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाई जाए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों का क्या है, जो हम लोगों का जीबी है वो अभी भी क्या है 18.4% है, बिलो 20%। ठीक है, अब आप जहां से भी डेटा लोगे वो 0.21 का फर्क हो जाता है। जनरली इकोनॉमिक सर्वे में 18.4% दिया गया है, आप लोग 20% से नीचे है। ठीक है, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट इंडिया में क्या है, इंडिया में क्या है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर किया हुआ हो गया है। सिंप्लीफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर मीन्स राइस और व्हीट है वो अभी भी डोमिनेंट क्रॉप है। अगर इसमें 3-4 क्रॉप और मिला दी जाए तो करीब 70-80% हम लोगों का जो एग्रीकल्चर का जो लैंड है वो इन्हीं फसलों के ऊपर होता है। ठीक है, आपका जो पल्स का प्रोडक्शन है वो लगभग स्टेगनेंट ही हो गया है, वो थोड़ा सा बीच में बढ़ा सा 15, 16, 17, 18 में फिर से स्टेगनेंट हो गया, वो वहीं 200-300 के आसपास ही घूम रहा है और ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है। इसलिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंडिया में आपके साथ इरिगेशन का भी डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, साथ ही साथ आपके पास एग्रीकल्चर जो क्रॉप है उसका भी डाइवर्सिफिकेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, हमारा जो ग्रोस क्रॉप एरिया है वो आपका 55% है। ठीक है, और 40 से अच्छा इरिगेशन जो है अपने यहाँ वो 55% कहते जो लैंड है उस पर इरिगेशन हो रहा है, मैंने लिखना इसमें शायद मिस हो गया। ठीक है, और 55% लैंड पे इरिगेशन हो रहा है, और उसमें से 7.3% जो है वो केवल ट्यूबवेल के द्वारा हो रहा है। ट्यूबवेल समझ रहे हो, इसका मतलब आपका ग्राउंड वाटर जो है यूज हो रहा है, और 13.2% और जोड़ दो अदर वेल्स, वो भी ग्राउंड वाटर ले रहे हैं। यानी कि अगर आप देखो मोर देन 60% जो इरिगेशन हो रहा है वो पानी कहाँ से आ रहा है, वो ग्राउंड वाटर से आ रहा है। ये भी हमारे पास लैंड यूज का बहुत ज़्यादा चैलेंज है, इसलिए यहाँ पे बात आ जाती है रेन वाटर हार्वेस्टिंग की। ठीक है, इसके बाद देखो दूसरा एक सबसे अच्छा बड़ा पॉइंट क्या है अपने पास लैंड यूज में, कॉटन प्रोडक्शन जो है वो लास्ट डिकेड में, अगर कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की बात करें, उसने सबसे लोएस्ट हो गया है पिछले कुछ डिकेड्स में। और अभी इस साल अगर आप बात करें तो 2023-24 में इन्होंने कॉटन एसोसिएशन में 325 लाख बेल्स टारगेट किया था, अब हो गया है घट के उन्होंने टारगेट कर दिया 302 लाख वेल्स। अब ये क्यों हो रहा है, इसका रीजन क्या है वो अलग चैप्टर में बताएंगे, कि मैं बता दूं करंटली इसमें जो कहते हैं काफ़ी ज़्यादा वीड्स लग रहे हैं, बीड और पेस्टिसाइड की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, प्लस आपका जो रेनफॉल पैटर्न है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रहा है, और टेम्परेचर जो है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है क्रॉपिंग सीजन में, तो जो उसका फूल है वो पूरा ग्रो नहीं हो पा रहा है, या फिर रेनफॉल इंटेंसिटी और रेनफॉल पैटर्न आगे पीछे होने से जो वीड है या पेस्ट है इसमें बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। प्लस अपने जो कॉटन जो इरिगेशन है वो बहुत ज़्यादा महंगा होता जा रहा है, इसलिए कॉटन का जो प्रोडक्शन है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। नेक्स्ट आइए, आपके दूसरा आपके इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है। अब देखिए ये इकोनॉमिक सर्वे में ये फिगर दिया गया था, इसमें आपको बताया गया कि इंटरनेशनल प्रोडक्टिविटी जो है ये जो चीज़ है, ठीक है, ये इंटरनेशनल प्रोडक्टिविटी है फसलों की, और ये इंडिया की है। इंडिया की जो फसलों की प्रोडक्टिविटी है आप देखो हर जगह करीब 1/3 या फिर 1/2 मैक्सिमम, वो भी पैडी में 1/2 हुई है, बाकी मेज में भी 1/3 है, सोरगम में तो और भी कम है, इसमें भी कम है, ग्राउंडनट में भी कम है, सोयाबीन में भी कम है, सनफ्लावर भी कम है। मीन्स आप देख रहे हो कि इंडिया की जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ कितना ज़्यादा स्कोप है इंक्रीज होने का। ठीक है, अपने यहाँ जो सीड रिप्लेसमेंट रेट है, ठीक है, वो कितना है 31.6%, ग्राम का क्या है 21.7%, मस्टर्ड का क्या है 63.4% सीड रिप्लेसमेंट। मीन्स आप एक बार सीड खरीदने के बाद अगर 100 लोगों ने सीड खरीदा या 100 किलो सीड खरीदे हैं तो 30 किलो फिर से खरीदने पड़ेंगे।
मतलब आपके पास जो सीड है वो आपके पास हमेशा डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, किसकी, सीड कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। क्रॉपिंग इंटेंसिटी भी एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज हमारे यहाँ बहुत कम है, इसमें 1.42 डेटा दिया गया है, लेकिन अब हो गया है अराउंड 1.5 के ऊपर हो गई है। इरीगेशन कवरेज 48.6 है, अब 55 हो गया है, लेकिन मोर और लेस वो 48-55 के बीच में ही है। और इन सब में आप देख लो ये जो चीज़ें हैं ये काफ़ी स्क्यूड है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है। मीन्स 3 या 4 स्टेट को अगर आप कवर कर लोगे, यूपी, बंगाल, पंजाब और हरियाणा, आप इनको हटा दो, आपको एकदम दिखाई दे जाएगा कि क्रॉप इंटेंसिटी कितनी कम हो गई या इरिगेशन कितना ज़्यादा डिपेंडेंट हो गया रेनफेड पे। और रेनफेड पे जहाँ ही डिपेंडेंट रेनफेड पे हो गया वहीं पे वाटर की वेस्टेज होना शुरू हो जाती है। तो काफ़ी प्रो एंड कॉन्स हैं, काफ़ी एक कोई जो कहते हैं हम लोग एक एक तरह की स्कीम आप नहीं ला सकते हो पूरे इंडिया के लिए, आपको अलग अलग स्टेट पे अलग अलग स्कीम लाने की नीड है, और स्टेट गवर्नमेंट को इस पर काफ़ी ज़्यादा वर्क करने की नीड है। ठीक है, अब देखो केवल 15% एरिया, जो टोटल इरीगेशन का 15% एरिया है वो माइक्रो इरीगेशन में है। और इस 15% का मुझे डेटा नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता दूं 70 to 80% केवल आपका आपका जो आपके बड़े किसान होंगे या बड़े कैपिटल जिनके पास होगा वहीं पर होगा। ठीक है, इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, गैप इन एनपीके यूज। देखो एक्चुअली में जो रेशियो होना चाहिए 4:2:1 होना चाहिए। अब इकोनॉमिक सर्वे अगर आप पढ़ोगे तो ये जो रेशियो है ये बहुत ज़्यादा हो गया है। ये अगर आप देखोगे ये जो वही ये जो जो टिल्ट हो गई है वो यूरिया की साइड काफ़ी ज़्यादा हो गया है, लोग नाइट्रोजन ही नाइट्रोजन दे रहे हैं। ठीक है, कंपोस्ट का जो यूज है, ठीक है, वो 1/3 हो गया है एज कम्पेयर टू 1970s। मतलब जो पहले गांव के लोकल लोग कंपोस्ट यूज करते थे वो 1/3 यूज करना कर दिए हैं। इसीलिए अब कौन सा स्कोप आ गया है, नेचुरल फार्मिंग का, नेचुरल फार्मिंग का। तो ये जो डेटा है इससे देखो लिंक होती है स्कीम्स कि यहाँ देखो लोगों ने पढ़ा डेटा कि हाँ भाई 1/3 हो गई, तो फिर उन्होंने क्या नेचुरल फार्मिंग लाया, नेचुरल फार्मिंग में फिर से कंपोस्ट या फिर वर्मी कंपोस्ट एक तरह से डिफरेंट फॉर्म में, लेकिन वो यूज हो रही है। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखो जो लैंड होल्डिंग की जो वो है साइज है वो तो कम हो ही रहा है, प्लस उसमें आप कहते हैं फ्रेगमेंटेशन को ऐड कर दो तो और ज़्यादा दिक्कत हो रही है। ठीक है, इसमें देखिए अगर आप देखो ये इफिशियंसी की अगेन बात हो गई, 1 टन फूड प्रोड्यूस करने के लिए इंडिया के लोग कितना ज़्यादा पानी लेते हैं, आप ये देखो एज कंपेयर टू अदर। देखो इंडिया में देखो ये है, ये वाले रेशियो है इंडिया के, ये है। वीट में इंडिया लेता है कितना, करीब 1500 टन। ठीक है, और दूसरे लेते हैं कम। ऐसे ही आपका मेज में देखो बर्ड में कम है एवरेज, इंडिया में ज़्यादा है, यानी कि इंडिया में पर टन फूड प्रोड्यूस करने के लिए ज़्यादा पानी लगता है। अब ज़्यादा पानी क्यों लगता है मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, अब देखो इसमें आओ, ग्राउंड वाटर जो है इंडिया का वो मोर देन 2 सेंटीमीटर पर ईयर से वो क्या होता है, डिप्लीट होता जा रहा है। और वाटर यूज इफिशियंसी इंडिया में कितनी है, केवल 30 to 35% है। मतलब आप 100 लीटर पानी आप लेते हो, लेकिन उसमें यूजफुल कितना होता है, केवल 30 to 35%। और इसका रीजन क्या है, पिछली वाली स्लाइड में मैंने आपको बताया, माइक्रो इरीगेशन कितना है, केवल 15% है। यानी कि 85% पानी जो है नॉर्मल तरीके से यूज किया जाता है, ज़्यादातर फ्लड प्लेन का पानी होता है या फिर आपका रेनफेड होता है, वो वेस्ट होता है। और अब आप देखो ये जो मुझे फिगर देख रहे हो, ये फिगर है आपका ग्राउंड वाटर लेवल का। ये जो फिगर आप देख रहे हो ये 2018 का फिगर है। ठीक है, और ये 1970 का फिगर है। अब आप देखो कितना ग्राउंड वाटर लेवल में चेंज हो गया है। बीजीएल का होता है बिलो ग्राउंड लेवल, यानी कि 3 मीटर से नीचे कहाँ का पानी है। अब आप देखना एरिया, ये जो एरिया था ये सारा का सारा एरिया था, इसके कौन सी रेंज में था, ये आपका इस रेंज में था। अब इन सब एरिया में क्या हो गया, ये देखो आप, ये पूरा का पूरा खाली हो गया इस एरिया। ऐसे आपका ये वाला एरिया पूरा खाली हो गया, पहले यहाँ पे क्या था, पूरा का पूरा पानी का लेवल ज़्यादा बढ़ा हुआ था। ये आपका बुंदेलखंड वाला पूरा एरिया ये वाला ये अब पूरा खाली हो गया है। तो आप देख रहे हो जितने भी अब वाइट स्पॉट बन रहे हैं, ये देखो कावेरी, कृष्णा कावेरी वाला एरिया, ये तेलंगाना वाला रीजन। ठीक है, ये सारे के सारे एरिया में क्या हो गया है, वाटर लेवल धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो आप देख लो ये पूरा, अगर आप बना दो, ये पूरी लिस्ट बना दो, ये आप पूरा ऐसा बना दो, तो एक तरह से ये आपको वाटर डिवाइड जहाँ जहाँ पूरा ये जो लाइन आप देख रहे हो ना, अगर आप ध्यान से देखो बिल्कुल, ये जो लाइन होगी आपकी, लाइन आपकी मैप करेगी किससे, इंडिया की जो वाटर डिवाइड वाली लाइन है, वाटर डिवाइड।
आप गूगल पे देखना, या सॉरी बुक पे देखना, मैं गूगल क्यों कह रहा हूँ, वाटर डिवाइड की लाइन इस वाली लाइन से जो है लगभग मैच करती हुई जाएगी। यानी कि इंडिया को कहाँ फोकस करने की नीड है, जहाँ पे इंडिया का वाटर डिवाइड हो रहा है, जहाँ पर पानी वाटर सेट जो है वो इस एरिया में इधर जा रहा है, इस वाले एरिया के इधर जा रहा है, तो इधर जो वाटर लेवल है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि नेचुरल तरीके से वहाँ पे कोई भी वाटर को ग्राउंड से फिल करने की कोई भी स्कोप नहीं है। तो ये सब चीज़ें ना फिगर से ही आप देख पाओगे और इसको आप आर्टिकुलेट कर पाओगे, आपको कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा। इसको आपको अपने आंसर में लिखना पड़ेगा। जब आप ये बनाओगे फिगर, इसके बाद इसके बगल में आप फिगर बनाओगे वाटर डिवाइड वाली लाइन से मैच करती है, तो अपने आप आपके डिवाइड में आएगा कि हाँ भाई क्यों रिवर लिंकिंग इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है कि आप कैनाल को आप मैच करो। कैन बेतवा कैनाल यहाँ क्यों बनाई जा रही है, अगर आप देखो तो ये जो एरिया है यहाँ पे क्या कैन बेतवा कैनाल बनाई जा रही है। ठीक है, ये हो गया। अब देखो इंडिया में वैसे वाटर एफिशिएंसी जो है वो कम क्यों है, उसका रीजन क्या है वो भी मैंने वो इसमें लिखा हुआ है कि भाई फ्री में वाटर मिलता है, तो कोई मतलब कोई इसमें टेंशन नहीं है। पावर भी फ्री में मिलती है, फ्री का वाटर है, फ्री की बिजली है, आराम से खूब ट्यूबवेल चलाओ, खूब कहते नहाओ। और अब आजकल तो लोग खूब सारे रेल भी बनाने लगे हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, कॉमन प्रैक्टिस है इरीगेशन की, फ्लड इरीगेशन जो होता है। ठीक है, इसके बाद वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, उसके बाद ऐसी जगह पर है जहाँ पे जो एरिया क्या है रेन जहाँ पे रेन डिफिसिट है, वहां पर आपके वाटर इंटेंसिव क्रॉप अप कर रहे हो आप। तो शुरुआत में जब तक आपके पास ग्राउंड वाटर था तब तक तो ठीक था। अब जैसे पंजाब का अगर आप केस ले लो, ठीक है, पंजाब में लोगों ने कॉटन तक लगाना शुरू कर दिया था। अभी पिछले साल से ही लोग, पिछले साल या पिछले 2 सालों से पहली बार ऐसा हुआ कि वहाँ पे कॉटन का जो एरिया, इरीगेटेड एरिया, सॉरी इनफैक्ट जो प्रोडक्शन एरिया है पंजाब का, वो कॉटन का पहली बार कम हुआ है सिंस ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो कॉटन का एरिया आप पंजाब में लगा रहे हो और सारा का सारा पानी कहाँ से ला रहे हो, जमीन से ला रहे हो। ठीक है, क्योंकि पंजाब में इतनी बारिश नहीं होती है। तो ये सब चीज़ें हैं जिसके कारण क्या हो रहा है, ग्राउंड वाटर कम हो रहा है। नेक्स्ट क्या चैलेंजेस है, जो सोयल है वो क्या हो रही है, पुअरर इन क्वालिटी होती चली जा रही है। ठीक है, उसका रीजन क्या है, आप केमिकल फर्टिलाइजर यूज कर रहे हो, सॉइल पोल्यूशन हो रहा है, सॉलिड वेस्ट जो हो रहा है, आपके जो अर्बन जो आपका अर्बन लैंड से रिलेटेड घिरे हुए जो जगह हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सॉलिड वेस्ट हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, इन जनरल हो रहा है। ठीक है, इन सारी, तो इसका मतलब क्या है, आपके सॉइल की जो क्वालिटी है, सॉइल की क्वालिटी है वो गिरती जा रही है। और इसको करने के लिए आप क्या कर रहे हो, फिर फर्टिलाइजर को क्या कर रहे हो, ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, फर्टिलाइजर का यूज़ ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, आपका जो फैलो लैंड है वो ज़्यादा हो रहा है। इसके कारण क्या हो, आपका जो लैंड है एक तरीके से वेरन होता जा रहा है। नेक्स्ट आपका क्या है, आपका जो ये तो मैंने बता चुका था, GBA जो है वो 18.2% है। ठीक है, ये आपका इकोनॉमिक सर्वे का है। ठीक है, आप देख लेना, आपको एग्जैक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, आप बिलो 20% इज एनफ। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि जो GBA में है, जो टोटल ग्रॉस वैल्यू एडिड एग्रीकल्चर करता है, उसमें जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो केवल 19.9% है। ठीक है, अब कैपिटल 19.9% है, यानी कि जो ग्रोथ आपका जो कैपिटल बन रहा है वो केवल 20% हिस्सा एग्रीकल्चर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में यूज हो रहा है। और इसमें भी केवल 2% जो आपका है ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन जिसे हम लोग कहते हैं, वो आपका प्राइवेट सेक्टर से आ रहा है, प्राइवेट सेक्टर से आ रहा है। इसमें सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। मींस हम लोगों को प्राइवेट सेक्टर को बोलना चाहिए कि आप आओ और एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट करो, लेकिन उसके लिए उनको कुछ सिक्योरिटी चाहिए। डेट्स वाई हम लोगों के लिए क्या लाए गए थे, फॉर्म्स ला इसीलिए लाए गए थे, कॉन्ट्रैक्ट उनको चाहिए। ये आपको प्राइस का, आपको क्या चाहिए, प्राइस डिस्कवरी चाहिए प्रॉपर। तो ये सारी चीज़ें जब तक फॉर्म्स ला नहीं लाओगे, उनको सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, तब तक आप क्या कहते हैं, आप क्या नहीं कर सकते हो, आप उनको प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को नहीं ला सकते, क्योंकि उनका तो प्रॉफिट होने चाहिए होता है। नेक्स्ट आपका क्या है, ये मैंने यही बता दिया। ठीक है, दूसरा क्या है, एक चीज़ इसमें मैंने और लिखी थी, इकोनॉमिक सर्वे में जो बताई गई है, ये तो इकोनॉमिक सर्वे में बताई गया है, जनरल पॉइंट है। एक दूसरा पॉइंट जो सबसे ज़्यादा मेंशन किया गया है वो ये कहा गया है कि जो फ्रेगमेंटेशन ऑफ फॉर्मलैंड है, फ्रेगमेंटेशन ऑफ फॉर्मलैंड है वो इन्वेस्टमेंट नहीं ला रहा है। अब फ्रेगमेंटेशन से क्या मतलब है, अब जैसे अगर कोई कंपनी गई, ठीक है, उस कंपनी ने कहा कि हमें टोमेटो लगाने हैं। अब टोमेटो लगाने हैं, वो कहाँ लगाने हैं, एक एक किसान ने कह दिया कि हाँ भाई मेरे पास 20 बीघा खेती है, हम आपके टमाटर लगाएंगे। बाद में जब कंपनी का एजेंट वहाँ पहुंचा तो देखा उसका आधा 5 बीघा यहाँ है, 5 बीघा इधर है, 1 बीघा नाले के इस साइड है, बाकी 7 बीघा इस साइड है। तो फिर इतने ज़्यादा दूर दूर हैं कि कंपनी आप डिसाइड ही नहीं कर पाएगी कि एक तो खर्चा ज़्यादा होगा, प्लस प्रोडक्शन कम होगा,
ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट ज़्यादा होगा, रिटिगेशन ज़्यादा होंगे, फर्टिलाइजर ज़्यादा लगेगा। तो जब तक कंसोलिडेशन नहीं होगा, जब तक आप या फिर कोऑपरेटिव या कलेक्टिव फार्मिंग नहीं करेंगे। देखिए फ्रेगमेंटेशन के दो ही सोल्यूशन हो सकते हैं। एक आपका सोल्यूशन हो सकता है आपका कंसोलिडेट करो, या फिर आप क्या करो, कलेक्टिव फार्मिंग करो, कलेक्टिव फार्मिंग करो। ठीक है, या फिर तो आप जापान वाले मॉडल पे जाओ, या आप कंसोलिडेट कर लो, या फिर आप कलेक्टिव फार्मिंग में जाओ, मतलब 3-4 किसान, आसपास के किसान मिलके साथ में अपना वो करें, एक बड़ा सा फार्मलैंड बना लें और उसमें अपने अपनी ज़मीन के हिसाब से आप अपना शेयर ले लें। अब इसमें जो चीज़ है, इसमें चीज़ आती है डिजिटलाइजेशन की। जब डिजिटाइजेशन हो जाएगा तो कंपनी के पास सबके डेटा होंगे, तो वो क्या करेगी, सबसे प्रोड्यूसन करा प्रोडक्ट सबसे सबसे प्रोड्यूस कराएगी, और क्या करेगी, उनको डिजिटल वे में, अब उनके पास डेटा होगा तो सबको उसी हिसाब से प्रॉफिट दे देंगे। तो यहाँ पर आपका डिजिटल एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आप पढ़ रहे हो एग्रीकल्चर स्टेक, एजी स्टेक करके जो अब बना रही है गवर्नमेंट, उसमें सब जितने भी लैंड रिकॉर्ड्स हैं उनको डिजिटाइज कर रही है, उसमें ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है, अब देखो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक सर्वे में बोली गई है, जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, कि जो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन है वो ऐसा नहीं है कि वो बढ़ नहीं रहा है। ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ रहा है और इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है, लेकिन उतना नहीं बढ़ रहा है जितना बढ़ना चाहिए। मोदी जी ने कहा, हमारी गवर्नमेंट ने बोला कि भाई फार्मर्स की इनकम जो है डबल होनी चाहिए, लेकिन उस डबल इनकम को करने के लिए आपको पता है कितना ही आपको ग्रोथ चाहिए। आपको जो ग्रोथ है, डबल इनकम, फार्मर की इनकम डबल होने के लिए एनुअल इनकम जो परसेंटेज में ग्रोथ है वो कितनी होनी चाहिए, 12.4%। और ये जो इनकम में ग्रोथ है 12.4%, इसको अचीव करने के लिए आपका कैपिटल में ग्रोथ कितनी होनी चाहिए, 10.2%। ठीक है, अब सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, इनकम में ग्रोथ 10.4% चाहिए, और उसके लिए आपको जो इन्वेस्टमेंट में ग्रोथ है वो कितनी चाहिए, 12.5%। और इन्वेस्टमेंट में ग्रोथ हो कितनी रही है, 9.70%। तो देखो, कहने को तो अगर आप किसी को बताओगे कि भाई कैपिटल में 9.70% की ग्रोथ हो रही है, लेकिन हमें चाहिए कितनी, 12.5% की। ठीक है, तो हम लोग ऑलरेडी इतना बैकलॉग है कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, इसलिए रिफॉर्म जो है चाहिए। तभी मोदी जी ने या फिर इंडिया की गवर्नमेंट ने पिछले सालों में देखो कि बहुत ज़्यादा बिग बिग रिफॉर्म लाई। अगर आप प्रधानमंत्री जनधन योजना की बात करो, या फिर लैंड डिजिटाइजेशन की बात करो, या फिर आप क्रॉप इंश्योरेंस की बात करो, या फिर बड़े बड़े सॉइल हेल्थ कार्ड की बात करो, या फिर आप सीड बैंक की बात करो, सीड विलेजेस की बात करो, आपके प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की बात करो, या कृषि विकास योजना की बात करो, इंश्योरेंस की बात करो, फर्टिलाइजर सब्सिडी की बात करो, या फिर नेचुरल फार्मिंग की बात करो, कितनी सारी स्कीम्स गवर्नमेंट ने लाई है। वो केवल इसलिए लाई है कि किसी भी तरीके से कोई भी आपका लूप होल हो, उसमें गवर्नमेंट आपके लिए अवेलेबल है। अब दिक्कत क्या है कि गवर्नमेंट एक निश्चित लिमिट तक ही आपको हेल्प कर सकती है, इफिशियंसी गवर्नमेंट की कम होती है, और लॉन्ग टर्म लेवल पे अगर कोई सोल्यूशन है वो गवर्नमेंट बेटर तरीके से दे सकती है। अगर आपको इंजेक्शन ऑफ डेवलपमेंट चाहिए तो उस समय आपको प्राइवेट सेक्टर को लाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो अपने साथ टेक्नोलॉजी अच्छी लाएंगे, उसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छा होगा, करप्शन कम होगा अपने लेवल पर, और उसका जो प्रोडक्शन है, जो आपका रिजल्ट है वो अच्छा आएगा। नेक्स्ट आप देखो, आपका दूसरा क्या है, अब इसमें आ जाओ, लैंड होल्डिंग साइज में क्या दिक्कत आ रही है। एवरेज फॉर्म साइज जो है बराबर जो है इंडिया का क्या है, कम होता जा रहा है। ठीक है, अब ये जो एवरेज लैंड साइज है 1.08 हेक्टेयर, ठीक है, ये है आपका एवरेज फॉर्म साइज है। एक्चुअली में तो और कम होगा, ये तो लोगों का, अब इसमें अगर फ्रेगमेंटेशन अगर हम लोग ऐड कर देना तो ये आधा ही हो जाएगा। मतलब एवरेज फॉर्म साइज जितना है और ये भी 10 जगह पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, क्या ही प्रोड्यूस करोगे आप। ठीक है, नंबर ऑफ मार्जिनल ऑपरेशनल होल्डिंग क्या है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, एससी और एसटी के केस में, एससी और एसटी के केस में जो एग्रीकल्चर एडवांस एस्टिमेट आते हैं, 98% जो आपकी होल्डिंग्स हैं वो सारी क्या है, मार्जिनल है या स्मॉल होल्डिंग्स हैं। ठीक है, इसके बाद बहुत सारे केसेस अब आ रहे हैं, जितने भी एससी और एसटी की जो लैंड है वो अर्बन लैंड के किनारे जो लैंड है वो ज़्यादातर ट्रांसफर हो रहे हैं आपके अदर कास्ट में, यानी कि अपर कास्ट में। ठीक है, अब ये क्यों हो रहे हैं, ये इसके ऊपर ये लॉ एंड ऑर्डर का इशू तो नहीं है, लेकिन ये अलग से आप पढ़ सकते हो कि ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर अपने मन से कोई एससी एसटी अगर कोई दे रहा है तो सही है, लेकिन
जबरदस्ती फोर्सफुली उनसे ज़मीनें नहीं लेनी चाहिए। आपकी क्रॉपिंग इंटेंसिटी बढ़ रही है, लेकिन साथ साथ इरीगेशन परसेंटेज एरिया भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो ये आप अपने मन से पढ़ लेना, ये मैंने रिवीजन के लिए कर दिया था जिससे कि आपको याद रहे। ठीक है, अब आप ये देख लो, टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन होल्डिंग, ऐसे ये जो लाइन है ये आपकी मार्जिनल की राइट है, कितना गैप बढ़ता है, पहले गैप ये था और अब गैप ये हो गया है। ठीक है, अब आप देख लो, ये देखिए आप 2011 में क्या था, परसेंटेज ऑफ इरिगेटेड एरिया है, ये आपका नेट सोन एरिया है। ठीक है, ये आप अपने पॉज करके देख लीजिएगा। ओके, सो लैंड फॉर्म इनिशिएटिव्स की बात करें, गवर्नमेंट क्या इंटरवेंशन कर रही है, तो उसमें देखो डिजिटल में क्या कर रही है। सबसे पहले तो उन्होंने एक भू आधार यूएल पिन बनाया है। यूएल पिन क्या है, 14 डिजिट कोड है। ठीक है, उससे पता चल जाएगा कि लैंड किसका है, कहाँ पर है, कितने एरिया में है, और उसका जो आपका मैप भी साथ में पूरा आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट क्या कर रही है कि आपका लैंड रिकॉर्ड को क्या कर रही है, आपका मॉडर्न कर रही है और डिजिटल उसमें कर रही है, डिजिटल फॉर्म में कर रही है। और रजिस्ट्री, जितने भी रजिस्ट्रेशन ऑफ डीड्स हैं और डॉक्यूमेंट है अक्रॉस द कंट्री, उसकी एक यूनिफॉर्म प्रोसेस जो है डेवलप कर रही है। और किसके थ्रू, वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू। ठीक है, और ये किसके, इसका नाम क्या है, नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम या सिस्टम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आप आ जाओ, आपका ये ट्रांसलिटरेशन भी हो रहा है, मीन्स ट्रांसलिटरेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड। अब पुराने ज़माने के जो लैंड रिकॉर्ड हैं वो आपके पर्शियन में होंगे या फारसी में होंगे या उर्दू में होंगे, उन सबको क्या करेंगे, ये जो आपका ऐप है वो क्या कर रहा है, अपने आप उसको ट्रांसलिटरेट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आपका ये जो ई कोर्ट और लैंड रिकॉर्ड, अगर आप देखो 66% ऑफ सिविल लिटिगेशन इंडिया में जो है वो सारे के सारे लैंड और प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। तो उन उसमें क्या कहा गया है कि जितने भी ई कोर्ट हैं उनको लैंड रिकॉर्ड से आपको क्या करेगा, लिंक किया जाएगा। और रेवेन्यू कोर्ट केस मैनेजमेंट सिस्टम होगा, उसमें जितने भी रेवेन्यू कोर्ट है उनको उनका कंप्यूटराइजेशन किया जाएगा, उनको लैंड रिकॉर्ड से इंटीग्रेशन उनका किया जाएगा। और प्लस आप क्या कहोगे, जितना भी लैंड रिकॉर्ड का डेटाबेस है आपका कंसेंट बेस पे आधार नंबर से वो लिंक कर दिया जाएगा, जिससे कि बटन दबाते ही वहाँ पर रेवेन्यू कोर्ट में जिसको पता चल जाएगा कि आप बोल रहे हो 10 बीघा है, वो देखेगा भाई ये तो 8 ही बीघा जमीन है, तो तुरंत का तुरंत इससे क्या होगा, आपके जितने भी लिटिगेशन है वो जल्दी से सॉल्व होंगे। नेक्स्ट आप आओ, अब इसमें जो डिजिटल वाला जितना भी सोल्यूशन है, अब आप देखो ये द हिंदू में मैंने पढ़ा था, द हिंद द हिंदू की एक साइट थी, द हिंदू में एक आर्टिकल निकला था, उसमें डिजिटलाइजेशन के बारे में काफ़ी अच्छी चीज़ें लिखी गई थी। ठीक है, लेकिन उसमें कुछ उसमें उन्होंने बीच में उन्होंने कहा था कि डिजिटलाइजेशन जो है वो क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता है। तो क्या नहीं कर सकता है, लेड फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता है, इनफॉर्मल टेनेंसी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता है, आपका जो इन नॉन एग्रीगेरियन यूज में जो टॉप सोइल जा रही हैं, जैसे कि लोग अपने खेतों की मिट्टी को क्या कर रहे हैं, आपको भट्टे में दे रहे हैं या ब्रिक फर्नेस में दे रहे हैं, वो आप कैसे कंट्रोल करोगे। जेंडर इनइक्वलिटी, मतलब जो रूट कॉज है, जो रूट प्रॉब्लम्स है, इसको क्या कहते हैं, ये डिजिटाइजेशन सॉल्व नहीं कर पाएगा। और अगर इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा है तो उसमें जो मिड टर्म जो आपका गोल है या मिड टर्म गोल है आपका ग्रोथ का, उसमें सीधे सीधे एक लाइन लिखी है कि अभी तक गवर्नमेंट ने पिछले 10 सालों में काफ़ी बिग रिफॉर्म्स लाए हैं, लेकिन अब टाइम है कि आपको रिटर्न करना है, रिटर्न टाइम टू रिटर्न बैक टू रूट कॉज प्रॉब्लम्स, टू सॉल्व रूट कॉज प्रॉब्लम्स। ये जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, अब देखो प्लस इसमें ये भी लिखा है कि अगर आप डिजिटाइजेशन कर रहे हो तो आप कोई ना कोई टेक्नोलॉजी को अपनाओगे। अब टेक्नोलॉजी को अगर आप अपना रहे हो तो आप पहले उस टेक्नोलॉजी को इवेल्युएट कर लो, उसके बाद उसको एडॉप्ट करो, ये भी उसमें लिखा है। ठीक है, तो ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा कि अगर आप डिजिटाइजेशन कर रहे हो तो आपको ये सब चीज़ें भी करना बहुत ज़रूरी है। अब उसमें है क्या आपका, जैसे मैंने इसमें एग्जांपल दिया है कि इकोनॉमिक सर्वे में ये बताया गया है कि इंडिया में सॉरी आपका जो ऑस्ट्रेलिया में आपको टोमेटो बना रहे हैं वो लोग, और कहाँ किससे, विदाउट सॉइल के, हाइड्रोपोनिक्स जिसे कहते हैं, हाइड्रोपोनिक्स हाइड्रोपोनिक्स से बना रहे हैं वर्टिकल फार्मिंग के थ्रू। ठीक है, अब ये आप इंडिया में कैसे करोगे, अब इसमें देखो इन्होंने इतना बड़ा सोलर टावर बनाया, आपने देखा था अभी, उस सोलर पावर से उन्होंने पूरे प्लांट में ये लोग क्या कर रहे हैं, आपके वर्टिकल टोमेटो की फार्मिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब वर्टिकल ये इंडिया में आप कैसे कर पाओगे इतनी ज़्यादा इफिशियंसी से, तो आप देखो इसको फॉलो करने से पहले इसको अपना प्रो एंड कॉन्स के देख लो। ऐसे डाइवर्जन बेस्ड इरीगेशन सिस्टम है,
जो आपका क्या कहते हैं एमपी के कुछ एरिया में यूज हो रहा है, या फिर आपका यवतमाल डिस्ट्रिक्ट जो महाराष्ट्र में वहाँ पे यूज हो रहा है। तो ये सारे सिस्टम अगर आप इंडिया में आप अप्लाई करोगे, तो उससे पहले आप इनको क्या करो, इवेल्युएट कर लो कि इंडिया के रिस्पेक्ट में, इंडिया के एग्रीकल्चर के रिस्पेक्ट में इनको या इंडिया के एग्रीकल्चर जो लोग हैं वो इसके लिए तैयार हैं या नहीं। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आपका स्प्रिंग सेट डेवलपमेंट। अब स्प्रिंग सेट डेवलपमेंट क्या है आपका, इसमें देखो मैंने बताया था कि जगह जगह पे आपका जो ये वाला जो एरिया अगर आप देख रहे हो, ठीक है, ये एरिया पूरा हिमालय तराई का एरिया है। ठीक है, इसमें आप देख रहे हो ब्लैक से ब्राउन से सीधे ब्लू हो गया है, मतलब ग्राउंड वाटर क्या हो गया है, कम हो गया है। और मोस्ट ऑफ द आपके जितने भी स्प्रिंग थे पुराने टाइम के, वो सारे क्या हो गए हैं, ड्राई हो गए हैं। उनको सही करने के लिए स्प्रिंग सेट डेवलपमेंट लाया गया है। और ये क्या है, वाटर सेट डेवलपमेंट की तरह है, वैसे ही स्प्रिंग सेट डेवलपमेंट। ठीक है, अब स्प्रिंग सेट डेवलपमेंट क्या है कि 2019 नीति आयोग ने रिकमेंड किया था कि डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्स नेशन वाइड प्रोग्राम अलाइन ऑफ विद वाटर सेट डेवलपमेंट एक्टिविटी, मतलब वाटर सेट एक्टिविटी के साथ जहाँ पे स्प्रिंग है उनको भी आप उसको यूज करो। और उसके थ्रू क्या गया, बहुत सारे स्प्रिंग्स जो थे उनको रिवाइव करने की कोशिश की गई थी। ऐसे ही एक ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम भी चलाया गया है। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम एक्चुअली आया था बहुत पहले, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में। लेकिन ये अभी क्यों हुआ है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि अभी एक रिसेंट में एक सेशन हुआ है। उसमें कहाँ पर हुआ है वो सेशन, वो आपका हुआ है UNCDD, मतलब यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ कॉम्बेटिंग डिजर्टिफिकेशन, जो उसकी COP हुई है रियाद सऊदी अरेबिया में। उसमें उन्होंने एक सेशन किया था। उसमें उन्होंने कहा था कि जितने भी लैंड रिस्टोरेशन और ड्रॉट रेजिलियंस से रिलेटेड जो फाइनेंस है वो ओपन करने चाहिए पब्लिक ऑफ फाइनेंस को। ठीक है, अब ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम भी यही बात करता है। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम क्या करता है कि डिग्रेडेड लैंड पार्सल्स जितने भी हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए, उनको रिस्टोर किया जाए, और उसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट लिया जाए। ठीक है, किससे, प्राइवेट से भी और पब्लिक से भी, इंक्लूडिंग इंडस्ट्री। तभी ये ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, आ सकता है और पूछा जा सकता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका पीएम प्रणाम। पीएम प्रणाम के बारे में क्या है, ये एक्चुअली आपको बताता है कि जो फर्टिलाइजर्स हैं, ठीक है, केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, उनको बैलेंस करना पड़ेगा हम लोगों को, ज़्यादा यूज़ नहीं करना पड़ेगा। अगर आप देखो कि आपका जो रेशियो हो गया है वो देखो कितना स्क्यूड हो गया है, 7:2.8:1 हो गया है NPK का। ठीक है, इसको आपको कम करना है। ठीक है, तो इसके लिए अलग से कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें अलग से कोई बजट नहीं रखा गया है। लेकिन जितना ज़्यादा स्टेट्स इसको फॉलो करेंगे, उससे सब्सिडी में जितनी कमी आएगी, उस कमी का 50% जो है वो क्या कहते हैं स्टेट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट दे देगी, इसमें ये बताया गया है। तो बाकी आप इसमें पढ़ लेना। रीजनरेटिव एग्रीकल्चर की इसमें बात हुई है। इसमें कहा गया है कि इज एन आउटकम बेस्ड फूड प्रोडक्शन सिस्टम। रीजनरेटिव एग्रीकल्चर क्या होता है, वो क्या करता है, इट नर्चर्स एंड रिस्टोर सॉइल हेल्थ। ठीक है, प्रोटेक्ट द क्लाइमेट, वाटर रिसोर्स एंड बायोडाइवर्सिटी, और इट इन्हांस द प्रोडक्टिविटी ऑफ फार्म्स एंड ऑल्सो इट्स प्रॉफिटेबिलिटी। ओके, सो ये रीजनरेटिव एग्रीकल्चर के बारे में है, आ सकता है। ठीक है, आप इसमें पहुंच करके ये डेटा आप पढ़ लेना। ठीक है, पीएम परिणाम का जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। इसका फुल फॉर्म क्या है, प्रधानमंत्री प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन, अवेयरनेस जनरेशन, नरिशमेंट एंड एम्लियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। ठीक है, ये मतलब नाम तो मोदी गवर्नमेंट इतने अच्छे अच्छे रखती है, बस याद नहीं हो पाते लोगों को। ठीक है, और इसका एम क्या है, बैलेंस्ड यूज ऑफ केमिकल एंड अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर। ठीक है, मतलब ये नहीं कह रही है कि केमिकल फर्टिलाइजर को मना कर दो, वो कह रही है कि बैलेंस यूज करो। मतलब जहाँ केमिकल फर्टिलाइजर से ही काम हो रहा हो केमिकल फर्टिलाइजर करो, ज़्यादा मत करो। मतलब अति सर्वत्र वर्जित वाला कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है। और अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर में क्या आएगा आपका, नेचुरल फार्मिंग आ जाएगा, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आ जाएंगे। और देखो इसमें बैलेंस यूज क्यों कहा गया है, बैलेंस यूज इसलिए कहा गया है, इन्होंने किससे बोल दिया है, श्रीलंका वाला केस ना हो जाए। श्रीलंका वालों ने क्या कर दिया था, सीधे सीधे केमिकल वालों को सीधे मना कर दिया था कि सारी की सारी खेती होनी चाहिए वो किससे होनी चाहिए, इनऑर्गेनिक से होनी चाहिए। सीधे सीधे उनका जो प्रोडक्शन है वो धीरे धीरे कम हो गया था। अरे आपकी लैंड आपका तैयार नहीं होता है इतनी जल्दी, आपको धीरे धीरे तैयार करना पड़ता है। तो तभी गवर्नमेंट ने कहा कि भाई सीधे हम इनऑर्गेनिक पे नहीं आएंगे, आप अल्टरनेटिव को धीरे धीरे लाओ और ऑर्गेनिक केमिकल को धीरे धीरे कम करो। ओके, तो ये पीएम प्रधान स्कीम थी। ये आपके कुछ लैंड एक्ट हैं जो आप देख लीजिएगा पहुंच करके। अगर आप ये केरला का लैंड रिफॉर्म एक्ट है, आपका केरला टीनेंसी एक्ट आया था, उसके बाद ऑपरेशन बर्गा आपका आया था। ठीक है, इसके बाद आपका ये आप देखिए लैंड रेवेन्यू कोड। ठीक है, एग्रीकल्चर लैंड सीलिंग एक्ट, भूटान मूवमेंट। ठीक है, ये आपका इधर के बंगाल में देख लो, लैंड रिफॉर्म एक्ट, ऑपरेशन बर्गा और लैंड सीलिंग एक्ट। मतलब मोर लेस आपके सब सेम ही है। एक टीनेंसी वाला होगा, एक आपका
लैंड रेवेन्यू वाला होगा, एक आपका लैंड रिफॉर्म्स नॉर्मल वाला होगा, एक पर्टिकुलर वहाँ का अगर कुछ हुआ ऑपरेशन वर्क का इस टाइप का होगा, और उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, इसमें आप बस याद करने की नीड है और कुछ नहीं है। सो थैंक यू। काफ़ी ज़्यादा इसमें डेटा है, ये जो तभी ये बड़ा हो गया, लेकिन आप इसको आराम से देखना, पूरा देखना, नोट्स बनाइएगा, और इतना डेटा सफिशेंट है, मोर देन सफिशिएंट डेटा है एग्रीकल्चर के किसी भी क्वेश्चंस को टैकल करने का। बस आपको ये पता होना चाहिए कि डेटा का यूज़ कैसे करना है। ओके, सो नेक्स्ट आपका जो वीडियो होगा वो आपका होगा लैंड रिफॉर्म्स इन यूपी वाला। ठीक है, आप देख सकते हो लैंड रिफॉर्म्स इन यूपी के जो अगर आप देखो दो सबसे इम्पोर्टेंट जो लोग हैं वो यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिए हैं, चरण सिंह और आपका गोविंद बल्लभ पंत जी। बाकी के बारे में और बताऊंगा पूरी डिटेल में। तो थैंक यू।